वेलकम बैक चिल्ड्रन। मैंने आपको पढ़ाया पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के दो बेसिक पैटर्न हैं कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर है। एक हमने पढ़ा था लैटिट्यूडनल पैटर्न कि पोलर रीजन में डाइवर्सिटी कम है, इक्वेटर पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और वो मैंने आपका पूरा डिटेल आपको करा दिया। सेकेंड पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज व्हाट? स्पीशीज एरिया रिचनेस। तो हमारा आज का टॉपिक है स्पीशीज एरिया रिचनेस। इट इज अ पैटर्न ऑफ, दिस इज a pattern of biodiversity। डाइवर्सिटी का एक पैटर्न है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब आप देखो, एज अ नेम इंडिकेट, ये नेम क्या कहता है? एरिया स्पीशीज रिचनेस। एक एरिया में कितनी स्पीशीज हैं इज कॉल्ड व्हाट इज स्पीशीज रिचनेस, नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। तो एरिया और स्पीशीज रिचनेस में क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप हैशटैग कर लो, ये ज़रूर बोर्ड एग्जाम में आएगा, और नीट में भी इसका एक क्वेश्चन पॉसिबल है। नीट एग्जाम का क्वेश्चन है इसमें एक, और आप ये बोर्ड में 3 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। इसके इक्वेशन, इसका फॉर्मूला, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। चलिए, अब आपको सबसे पहले नाम याद करना है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। दिस इज डन बाय अ साइंटिस्ट एंड अ ज्योग्राफी वाला भी था वो। तो हिज नेम वाज व्हाट? इट इज अलेक्जेंडर का तो नाम आपको सबको याद ही रहेगा। दिस इज अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। बोल्ट याद रखना, नॉट बोल्ट, इट इज हम्बोल्ट। इट इज अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। और ये जो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जो है, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, मैंने वॉन छोड़ दिया, आप जरूर लिखना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। He has given an observation when he did the survey in the jungle of South America। उन्होंने एक सर्वे दिया है और बताया कि बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न ये भी हो सकता है। फाइन, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, first of all, let me give you a definition of species richness। ये species richness क्या होती है, तभी हम उसका रिलेशन पढ़ेंगे। तो species richness is species richness। What is species richness? It is number of species in a given area। और given area क्या है आपका? यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है, उसको आप क्या कहते हो? स्पीशीज रिचनेस। फाइन, दिस इज फर्स्ट थिंग टू understand। Fine. Now what he said, what was his statement? He observed that in a region, एक particular area में, the number of species richness keep on increasing if you keep on increasing the exploring area।
more you explore, more you will get. अगर आपने स्पीशीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी छोटी सी कॉलोनी में, तो स्पीशीज का नंबर आपको कम मिलेगा, और आपने थोड़ा सा अपना उसको सिटी कर दिया तो स्पीशीज का नंबर थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आपने स्टेट में कर दिया तो स्पीशीज का नंबर और बढ़ जाएगा, लेकिन ओनली अप टू अ लिमिट. So what was his observation? I am repeating that the number of species, देखो जो number of species है, number of species keep increasing. Number of species, this is increases if the area of what? एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करने का एरिया क्या हो गया? एरिया भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक. फाइन. नो मैटर हाउ मेनी टाइम यू एक्सप्लोर. हो सकता है कि पहली बार में आपको सारी स्पीशीज ना मिले, सेकंड टाइम में और मिल जाएंगी, थर्ड टाइम में और मिल जाएंगी, लेकिन एक लिमिट के बाद और कुछ आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि इससे ज़्यादा स्पीशीज नहीं है. फाइन. सो ही सेड देयर इज अ रिलेशन. क्या? नंबर ऑफ स्पीशीज और एरिया में एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है? व्हाट इज the relation? That number of a species in a given area is always क्या है? एक लिमिट तक है, एक कांस्टेंट है. दिस रिमेन कांस्टेंट अप टू अ लिमिट. ठीक है. जैसे चाहे आप वो सपोज इफ यू टेक द स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड यू स्टार्ट काउंटिंग, लेकिन एरिया जो है आपका कांस्टेंट होना चाहिए. सपोज इन दिस पर्टिकुलर एरिया इन कैलिफोर्निया यू आर डूइंग इट. So, or you are doing it in New York. ठीक है. So no matter where is the area and what is the taxa. ठीक है. But उसका जो relation है वो हमेशा क्या रहेगा? Constant रहेगा. Fine. This is called what is species area relationship. और he has plotted a graph. उन्होंने एक ग्राफ बनाया किसका? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का. तो व्हाट इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और तुमको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी व्हेन आई ड्रॉ द ग्राफ. इफ आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया, और एरिया कैन बी एनी एरिया, टेक्सा कैन बी एनी. ये कोई भी टेक्सा हो सकता है और कोई भी एरिया हो सकता है. ठीक है. देखो आपने ग्राफ बनाया. फाइन. दिस साइड यू टेक व्हाट? एरिया. दिस साइड वी राइट व्हाट? दिस इज स्पीशीज richness. Species richness means number of species. ठीक है. When you start exploring the number of species in the given area, ठीक है, एरिया में जब आप एरिया बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन एक लिमिट तक मिलेंगी. देन when the graph was plotted against the two factors, it was a hyperbolic rectangle. ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. ये क्या है? दिस इज व्हाट? अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. फाइन. एंड देखो ये अगर आप इसको चारों तरफ से ये करो तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा. दिस इज व्हाट? अ रेक्टेंगुलर hyperbola. This is hyperbola. So rectangular hyperbola, and this can be represented by means of an equation that is called
S is equal to C A raised to the power Z, where S is what? S represent your species richness, number of species. C is a y-intercept. A is what? Area. A is an area. What is a Z? Z is most important for you to understand. Z is what? Regression coefficient. That is a slope. Z is what? This is the regression coefficient. In a normal language, that's a mathematical language. In a normal language, I should say the slope of this. देखो, जब एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बीच में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ग्राफ ड्रॉ करा, तो ही कुड फाउंड दैट फॉर irrespective of the region and irrespective of the taxa, when we start exploring the number of species, the number increases but till certain limit, एक लिमिट तक, उसके बाद फुल स्टॉप. और जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, जिसकी इक्वेशन है S is equal to C A raised to the power Z. S species richness, C is a y-intercept, A is the area of exploration, and Z is what? Regression coefficient. Z is most important for you to understand. हमको Z पढ़ना है. Z क्या है? हमारा स्लोप. और इसी को अगर हम लॉग स्केल पे, द सेम थिंग, इफ इट इज represented on a log scale, then it came out as a straight line. जब इसको log scale में represent किया तो it has come out, this is one only a straight line was formed. On a log scale it has formed, there is a straight line. Fine. And this is what? On log scale. Now the equation for this is, on the log scale, is log S is equal to log C plus we have Z log A. This is the equation for the graph on which scale? Log scale. What does this actually represent? ये actually में क्या represent करता है? This represent the slope, and slope is nothing but what? The value of Z. Why we are so interested for the value of the Z? Z की values को लेके हमें क्या मिलेगा? Why we are so interested for the value of the Z? Z actually represent, क्या represent करता है? If I draw the value of Z over here, कि if I draw a line here, यहाँ पे देखो, that this is the number species richness and this is the area. अब देखो Z का value यहाँ पे कम है, तो species richness is less over here, and you have, this is area you have increased, the species richness over here is more. देखो species richness ज़्यादा है यहाँ पर, है ना? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज रिचनेस एंड द स्लोप. जितना ये आपका स्लोप रिच, इतने एरिया आपने एक्सप्लोर करा और इतनी आपकी स्पीशीज रिचनेस है. फाइन. नाउ यू हैव टू लर्न द वैल्यू ऑफ व्हाट? Z फॉर डिफरेंट, नॉट वेरी डिफरेंट बट फॉर फ्यू स्पीशीज. अब देखो ये Z का वैल्यू irrespective of region, कौन से एरिया में, and irrespective of the taxa, चाहे आप बर्ड की करो चाहे आप मैमल की स्पीशीज काउंट करो, the value
of the z remain constant. ये एक मैंने अभी आपको कांस्टेंट मैं बता रही थी, जिस बच्चे को ये कांस्टेंट समझ में नहीं आया आप उसको अब याद करो, z का वैल्यू हमेशा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है. दिस इज विच वैल्यू, अ कांस्टेंट वैल्यू विद irrespective, बार बार मैं कह रही हूं, irrespective of place and irrespective of the taxa. And z is nothing but regression coefficient, and this value varies from 0.1 to 0.2. ये वैल्यू आप हमारी याद रखेंगे. फाइन. कि if we draw a species area relationship graph, hyperbolic equation is this, equation on log scale is this, S is a species richness, A is the area, C is a y-intercept, Z is a regression coefficient. ठीक है. And the value of a Z shows slope, जिसको आप regression coefficient कहते हैं, और इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. फॉर दिस इज रिगार्डलेस ऑफ द taxa, and this is, I should write it, this is regardless of taxa and the place. Fine. This value is always a कांस्टेंट वैल्यू. ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, चाहे आप ब्रिटेन में किसी प्लांट का कर रहे हैं, चाहे आप कैलिफोर्निया में बर्ड्स देख रहे हैं, चाहे आप इंडिया में फिशेस देख रहे हैं, बट द वैल्यू विल बी सेम. ठीक है. लेकिन कौन सी कंडीशन में z का वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर आप एरिया ऑफ किसको, अपने एक्सप्लोर करने के एरिया को बहुत बड़ा कर दें. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट में आपका बहुत वेरिएशन होता है, तो आपकी स्पीशीज रिचनेस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. और से सो इफ यू इंक्रीज योर एरिया ऑफ व्हाट, एक्सप्लोरिंग, आपने अगर हम स्पीशीज एरिया को आपने क्या करा दिया, बहुत बड़ा कर दिया. इफ एरिया ए का वैल्यू इज very large, that means very large का मतलब ये है like one continent. Under this condition the slope of the line, this slope of the line will change. इस slope का वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी, and this will vary from 0.6 to 1.2 हो जाएगी. देखो अब वैल्यू क्या हो गई, इसकी चेंज हो गई है ना, 0.6 से लेकर दिस इज 1.2 तक आ गई. एंड दिस इज व्हाट, रेट्रोग्रेसिव कोफिशिएंट. ठीक है, ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई. एंड दिस वैल्यू फॉर द फ्रूगिवोरस बर्ड्स, फ्रूगिवोरस बर्ड मतलब fruit eating birds and the mammals in the tropical forest. ये आपके गिवन वैल्यू है, आपको याद करनी है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, इन केस ऑफ दिस इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मैमल्स, किसकी, मैमल्स एंड फ्रूगिवोरस birds, the value of a z for species richness of mammals and frugivorous bird is 1.15. ये आपको लर्न करना है, मेमोराइज कर लीजिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक. इस टॉपिक में बेसिकली आपने क्या पढ़ा कि when we explore an area to find out the number of species, there is a relation that in a given area, whether you take your city, whether you take your state,
whether you take your much larger area. ठीक है, अब नंबर ऑफ स्पीशीज आर कांस्टेंट. अब एरिया बढ़ा देंगे तो स्पीशीज का नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट. फाइन. तो अगर हम इनका रिलेशन निकालें स्पीशीज रिचनेस और एरिया का, तो we obtain what? A hyperbolic rectangular. एक रेक्टेंगल मिल जाएगा जो कि हाइपरबोलिक है, और उसका इक्वेशन इज s इज इक्वल टू c a raised to the power z. इनका वैल्यू इनका मीनिंग मैं बता चुकी हूँ. मेन इम्पॉर्टेंट इज योर व्हाट? z. z सबसे ज्यादा आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो z का वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, रिगार्डलेस ऑफ टेक्सा एंड द प्लेस. एंड नॉर्मली z का वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.2, ये आपको याद करना है. ठीक है. एंड z क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप. ठीक है. दैट मोर इज अ स्लोप, ग्रेटर इज अ डाइवर्सिटी. जितना ये ऊंचा चला गया तो यहाँ पे डाइवर्सिटी हमारी क्या हो गई? दिस इज स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस. फाइन. अगर आपकी ये लाइन इधर पहुंच गई तो आपका क्या हो गया? इस एरिया में स्पीशीज रिचनेस क्या हो गई? और बढ़ गई, है ना. सपोज इफ अ लाइन बिकम्स लाइक दिस, अगर ऐसे लाइन हो गई, सो द स्पीशीज रिचनेस इन द एरिया विल बी मोर. अगर ये लाइन हमारी ऐसे आ गई नीचे तो स्पीशीज रिचनेस क्या हो गई? कम हो गई. ठीक है. बट we obtained this, or on log scale it is a straight line and the equation on the log scale is this. Fine. अब क्या है कि कौन से केसेस में कि अगर हम एरिया बहुत बढ़ा दें, जैसे कि एक कॉन्टिनेंट, तो z का वैल्यू आपकी चेंज होके इतनी आ गई. फाइन. दैट इज retrogressive coefficient. And this is one example that you have to memorize, that tropical forest में आपको जो है mammals and frugivorous birds की जो z का वैल्यू है, the value of z is 1.15. This was an important topic. Sometime a question comes, under what condition the value of z changes in Humboldt's equation. तो जब आपने एरिया बढ़ा दिया. What is the value of z in case of tropical forest of mammals and frugivorous bird? You have to memorize. What does the z represent? Regression coefficient, the slope. Higher is a slope, more is a diversity. Fine. And what is, sometimes they only give the figure and they ask you what does the given figure represent? A relation between area and the species richness. What always remain constant? The value of z. Fine. So I hope I made this topic clear for you. It was an important topic. Keep watching my video and don't forget to share with your friends and click bell button so that you always get a reminder that my next video is there. Thank you.